बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून शी साहब भी प्रोग्राम मुकाबिल में हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जबकि सीनियर तज्जियाकार शहजाद चौधरी साहब भी आज प्रोग्राम मुकाबिल में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके भी कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। आज प्रोग्राम मुकाबिल में जिस एजेंडा पर बात होने जा रही है वो है मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल, जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि मौजूदा हुकूमत के लिए जितने भी संगीन नताइज हो सकते हैं या जितनी भी रुकावटें खड़ी की जा सकती हैं वो अपोजिशन की जानिब से की जाए। इसके लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब मुसलसल राब्तों में है। नवाज शरीफ साहब से भी उन्होंने राब्ता किया है और इस्तीफों के हवाले से बार बार अपोजिशन की जानिब से बात की जा रही है। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर ये जरूरी समझा गया और ये जरूरी हुआ तो यकीनी तौर पे हम अपने इस्तीफे पेश करेंगे। अपोजिशन ने जो इस्तीफों की धमकी दी है, हुकूमत भी ऐसा महसूस होता है इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, क्योंकि उनकी जानिब से किसी ऐसी बात के ऊपर कोई शुबा जाहिर नहीं किया गया। अब मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में क्या होने जा रहा है इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी। मौजूदा सियासत में तलाल चौधरी साहब भी इन हो गए हैं। खवातीन की सियासत के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान में खवातीन की सियासत कैसी होनी चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मुल्क के अंदर जिस पार्टी के अंदर भी खवातीन मौजूद हैं उनके हवाले से सियासत का क्या मयार सामने आ रहा है, थोड़ी सी इसके ऊपर भी बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ कल हमने जो गुफ्तगू की थी इदारों को मुतनाज़ होने के हवाले से, जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने जो बात की थी उसका फॉलोअप आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे आम और इंपॉर्टेंट ये चीज़ है सी पैक के हवाले से, जिसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है कि ये गेम चेंजर तो है, मुल्क की तरक्की के लिए राहें भी खुलेंगी, मगर ये कब तक मुमकिन होगा, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे, इस मामले पर खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करने के लिए जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब, चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी, भी हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। हारून, आपसे शुरू करूंगी माजी के हवाले से कि पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा के हवाले से क्या बातें करते थे मौलाना साहब, और नवाज शरीफ साहब की सियासत से मुतालिक क्या बातें करते थे। ये तो था इनका तर्ज सियासत। आज ये इन्हीं लोगों से हाथ मिला बैठे या अभी भी तर्ज सियासत वही है इनका? नहीं, मौलाना का तर्ज सियासत मुस्तकिल तौर पे एक ही है। वो हमेशा दो रास्तों के मुसाफिर होते हैं। मसलन अफगान जनरल मोहम्मद जवाहर के दौर में वो उनकी मदद भी कर रहे थे अफगानिस्तान में, और MRD में शामिल भी थे। कुल वक्ती सियासत तो यही थी उनकी, और पूरी तरह उन्होंने उनसे तावन किया। कभी कभी अपने साथियों को खुश करने के लिए ये भी कह देते थे वो कि ये अमेरिका और रूस की लड़ाई है। ज़हीन आदमी है, नहायत प्रैक्टिकल आदमी है, नहायत मामला फहम है। नवाबजादा नसरुल्लाह खान का खिलाफ उन्होंने पुर करने की कोशिश की, मगर नवाबजादा नसरुल्लाह खान की रिस्पेक्ट बहुत थी, उनके दामन पर कोई दाग नहीं था। उनके एक बेटे पे बाज़ औक़ात कुछ इल्ज़ामात लगे, लेकिन वो कभी कोई चीज़ साबित नवाबजादा नसरुल्लाह खान के खिलाफ तो नहीं हुई। उनका बहुत इकराम किया जाता था। अब ये जो ताज़ा सूरत हाल पैदा हुई है जिसमें नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं और बिल्कुल नहीं आना चाहते, और अदालतों को भी मुस्तरद कर रहे हैं और बाकी भी सभी को मुस्तरद कर रहे हैं, और मौलाना की शख्सियत बहुत मुतनाज़ा हो गई है कल के वाक़े के बाद। इसलिए कि अगर 3 अरब रुपए की जमीन उन्होंने बेची है, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ नैब की तहकीकात नहीं है, इसमें एजेंसियों ने उनकी मदद की है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत वक्त लगाया गया है। अगर सैकड़ों कनाल डेरा इस्माइल खान में उनकी जमीन है, अगर ये बात दुरुस्त है कि कराची में, पेशावर में, इस्लामाबाद में उनके बंगले हैं और मार्केट हैं, तो उनकी पोजीशन तो बहुत मुश्किल होगा उन्हें अपने आप को बचाना। अगर ये इसमें 10% भी सदाकत है तो मेरा नहीं ख्याल वो आज़ाद रह सकेंगे। उनके पास एक ऑप्शन होगा कि जिन लोगों से मफाहमत करके वो बच सकते हैं वो उनसे मफाहमत कर ले। नवाज शरीफ साहब भी ट्रबल में है, शहबाज शरीफ भी ट्रबल में है, जरदारी भी ट्रबल में है। मुझे कोई तहरीक चलती नजर नहीं आती। शहजाद चौधरी साहब से पूछिए इनकी राय क्या है। ठीक है शहजाद चौधरी साहब, हारून साहब ये कह रहे हैं मुझे तो कोई तहरीक चलती नजर नहीं आती, मगर जो नवाज शरीफ साहब से उनका राब्ता हुआ है मौलाना साहब का, उसमें तो कहा जा रहा है कि इस मूवमेंट को एक जो अमली जामा पहनाया जाएगा उसके लिए जो सरबराही की कुर्सी होगी वो मौलाना साहब उसके ऊपर तशरीफ रखेंगे। देखिए, वो तो उन्होंने उनको कुछ देना ही था जिम्मेदारी। देखिए, एक चीज़ याद रखें, और हम सबको मालूम है कि मौलाना साहब बड़े अरसे से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने बेशुमार की भी हैं, अपने घर पे बुलाते हैं लोगों को, कोई उसमें कोई एक आध रह जाता है वो नहीं जाता, ख़ास तौर पे जो मेन प्लेयर्स हैं, और वो कोई ना कोई कुछ कदगन होती है उसके ऊपर। तो इस वजह से वो जो तसल्ली वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है जिस तरह बिलावल भुट्टो ने इस दफ़ा कन्वीन करवा ली, वो उनकी सरबराही में नहीं हो पाती। तो एक तरह से उनको अपीज़ करने के लिए, उनको तसल्ली देने के लिए उन्होंने ये जिम्मेदारी भी उनको दे दी। लेकिन मैं थोड़ा सा ज़रा तहरीक
की जो बात हुई कि तहरीक चल सकती है या नहीं चल सकती, इसके बारे में थोड़ी सी मुख्तलिफ राय इस तरीके से दूंगा कि तहरीक की नोयत भी तो मुख्तलिफ होती है ना। तहरीक का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जलसे करें, आप रैलियां लेके चलें, आप पूरे इस्लामाबाद को लॉक करें या फलाना ये करें, वो हालांकि वो कर चुके। लेकिन तहरीक का मतलब ये भी होता है कि आपने कुछ मकासद हासिल करने हैं, आपने कहीं प्रेशर डालना है, कुछ रिलीफ लेनी है, और उसके लिए आप इस किस्म का एक एका कर लें। यानी आप हुकूमत का काम, हुकूमत का जो हुकूमतकारी जो है उसके अंदर कोई ना कोई रुकावट क्रिएट कर देते हैं। किस तरीके से रुकावट क्रिएट करते हैं? मिसाल के तौर पे गिलगित बल्तिस्तान का मामला हमारे सामने है, जिसके अंदर के एक रियासत की और इनकी ख्वाहिश है कि उसको किसी तरीके से ये किया जाए और उसको सूबे का दर्जा दिया जाए। अब इस तरह के क्रिटिकल काम के अंदर जब ये पूरी की पूरी जो उनकी ऑपोजिशन है वो रास्ते में रुकावट बन जाए, हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार ना हो, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो ना हो पाए, तो डिपेंड करता है कि जो लोग ये चाहते हैं कि ये हो, उन पे कितनी ज़रूरत है, कितनी कंपल्शन है। तो ये कंपल्शन का और लेवरेजिंग का, प्रेशर का, ये आपस का एक तगोदौर रहती है। तो मेरा ख्याल है कि तहरीक, बगैर तहरीक किए भी मकासद हासिल किए जा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये चीज़ छूटेगी। मुझे यूँ लगता है कि जैसे कि ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे मामलात को आगे बढ़ाने में, अपने इंटरेस्ट के रिलीफ के सिलसिले में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन हारून साहब, जो शहजाद साहब ने गुफ्तगू की है, अब जो स्पीकर ने इजलास तलब किया था उसके बायकॉट का भी तो फैसला कर लिया। नून लीग ने भी कह दिया, पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया, इसके अगेंस्ट में उनकी स्टेटमेंट्स आ गई हैं। JUI ऑलरेडी कह चुकी है कि वो उस इजलास का हिस्सा नहीं बनेगी जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात और इंतखाबी इस्लाहात के लिए बुलाया गया है। तो रुकावटें डालने का सिलसिला तो शुरू हो चुका। फिर ये रुकावटें डाली जाएंगी, उससे मैं एग्री करता हूँ। मैंने ये अर्ज किया कि किसी बड़ी अवामी तहरीक के आसार मुझे नजर नहीं आ रहे, और उसकी वजह कोरोना भी है, दूसरी चीज में। बाकी तो ये मैंने आपसे परसों भी बहुत तफसील से अर्ज किया था कि नफ्सियाती दबाव हुकूमत पे रहेगा, बाज काम वो करना चाहेगी और नहीं कर सकेगी। लेकिन इनके बारे में सवालात अब उठते रहेंगे। जिस तरह नून लीग के और खानदान के तकरीबन हर आदमी, शरीफ खानदान के और जरदारी खानदान के टीटी के मसले हैं, अरबों रुपए हैं, पापड़ वाले के हैं, जलेबियों वाले के हैं, दही भल्ले वाले के हैं। अब इनसे पूछा जाएगा कि हुजूर ये जो इतनी बेशुमार प्रॉपर्टी है मुख्तलिफ शहरों में, ये कहाँ से आई है? और ये अपना जो माजी के बहुत से गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। मसलन एन पैटरसन से ने उन्होंने कहा था, विकीलीक्स में है कि मुझे वजीर आज़म बनने में मेरी मदद की जाए, जिस पे इनकी पार्टी के मौलाना कफायतुल्लाह ने कहा कि वो विकी तो असल में कजन है जमायमा खान का, आपको याद ही होगा। अच्छा, फिर ये है कि ये सवाल ज़ेर बहस अब मीडिया में आएगा। जो ये बात आगे बढ़ेगी, इमरान खान की गलतियां भी ज़ेर बहस आएंगी। ये नहीं है कि नहीं आएंगी। हुकूमत की कारकर्दगी तो कोई ऐसी है नहीं कि उसकी कोई डिफेंड कर सके आसानी से। ठीक है। जो आपकी 5 साल हुकूमत रही मुशर्रफ के जमाने में, उसमें टेररिज्म फलता फूलता रहा। सूफी मोहम्मद, मुल्ला फजलुल्लाह, नौबत यहाँ तक पहुंची कि सवात शहर में फांसियां दी गई। आखिरकार फौज को कहा, मफाहमत के बावजूद सूफी मुल्ला ने कहा हम आईन और पार्लियामेंट को नहीं मानते। कौन उन्हें थपकी दे रहा था? फिर ये पूछा जाएगा कि कश्मीर कमेटी के 10 साल आप चेयरमैन रहे और आपने क्या किया? इनसे पूछा जाएगा, कर्नल कज़ाफी से और सद्दाम हुसैन से और ईरान के शाह से और प्रिंस मकरन से आपके क्या ताल्लुकात थे? इनसे पूछा जाएगा कि इंडिया में 2002 में आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के सियासतदान एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस के गिर्द जमा हो, एक गोल मेज के गिर्द जमा और कन्फेडरेशन बना सकते हैं, जिसकी जमात इस्लामी ने मजम्मत की। काजी साहब ने उसको कोशिश की कि ये डिसइंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन मनोवर हसन साहब आपको पता बहुत सख्त आदमी है, जो भी मौका पर अख्तियार करें डर जाते हैं। तो ये इनके लिए बहुत सी मुश्किलात हैं, हुकूमत के लिए भी मुश्किलात होंगी। और अगर बात बढ़ गई, ज्यादा बढ़ गई, हंगामे हो गए, परफॉर्मेंस तो नहीं दे सकते इमरान खान कुछ ज्यादा, उनकी टीम ही ऐसी नहीं है कि परफॉर्मेंस दे सके। आज शाम 4 बजे सीमेंट की एक फैक्ट्री में छापा पड़ा है, तो कोई वजह समझ में नहीं आती। चंद हफ्ते पहले एक इनकम टैक्स की खातून अफसर 50 लाख रुपए कैसे आदमी से रिश्वत मांग रही थी, जिसने न सिर्फ रिश्वत देने से इनकार किया बल्कि अपने 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट जिसमें हजारों जॉब्स पैदा हो सकती थी अमेरिका मुंतकिल कर दिए और उन पे मुकदमा कर दिया FBI पे, और अब वो माफिया मांग रहे हैं और वो माफिया नहीं दे रहे।
तो ये जब हंगामा अगर बहुत बढ़ गया, ये इस काबिल नहीं है शरीफ खानदान और जरदारी खानदान और मौलाना के रिप्लेस कर सके, तो फिर कुछ और ही होगा, अफसोसनाक होगा। लेकिन ये नहीं होगा ये लेकिन मैं एक और चीज देख रहा हूँ, मेरी दरख्वास्त है चौधरी साहब से इस तबसरा करें, मुझे एक नई पार्टी बनती नजर आ रही है, माइनस शरीफ खानदान। यही लोग होंगे। देखिए उसकी इब्तदा जलील शरकपुरी ने कर दी है। 2 सर्वे हुए जिसमें कहा गया कि पीटीआई के और नून लीग के 20% वोटर ने कहा हम हरगिज़ अगली दफा इन्हें वोट नहीं देंगे, हमने इन पे एतबार करके धोखा किया। या तो नई पार्टी बनेगी, और ये एक गुमान है, अंदाजा है, बरसों पहले कोई 100% सही अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, या फिर कोई धमाका हो। ठीक है। अच्छा शिदात चौधरी साहब, जिस तरह से हारून साहब ने कहा कि एक नई पार्टी बनते हुए नजर आ रही है और जलील अहमद शरकपुरी साहब के बयान के हवाले से गुफ्तगू की है, नून लीग के अपने अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं नवाज शरीफ साहब के बयानिए के अगेंस्ट, मगर इसके साथ साथ इस पर भी मैं आपका तजिया जानना चाहूंगी। जो हारून साहब ने कहा कि सवाल अगर ऑपोजिशन से होंगे तो हुकूमत से भी होंगे, कारकर्दगी ऐसी नहीं है कि खुद को डिफेंड कर सकें। अगर कारकर्दगी ऐसी नहीं है शिदात चौधरी साहब, तो ऑपोजिशन अगर इस्तीफों की धमकी दे रही है तो किस बात के ऊपर इनको बड़ा इत्मीनान है कि इस्तीफे दे भी देंगे तो वापस फिर पीटीआई आएगी? देखिए वजह यह है कि नहीं, वापस तो पीटीआई तो उस वक्त सूरत में आएगी जब जैसे कहते हैं नेशन वाइड इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होगा, तो तब उस सूरत में। फिलहाल तो हम ये उन इस्तीफों की बात कर रहे हैं जो कि अगर ये नेशनल असेंबली से देंगे तो पीटीआई कह रही है कि हम इसके ऊपर अपने ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे जहाँ जहाँ से हटेंगे ये लोग, और फिर वहाँ पे जो ज़िमनी इंतखाबात के बाद अगर उन्हीं लोगों ने वापस नहीं आना तो कहीं ना कहीं पर के चांसेस दोबारा बन सकते हैं पीटीआई के आने के, तो इनकी जो तादाद है वो ज़रा बेहतर हो सकती है। मेरा अपना एक मैं छोटा सा और तजिया आपको दूँ। इस वक्त मेरी नज़र में जो पूरा पाकिस्तान का इस वक्त जो निज़ाम है, चले उस वक्त जो हमारी वल्नरेबिलिटी है, जो कमज़ोरियाँ हैं, जो हमारे सियासी निज़ाम की कमज़ोरियाँ हैं, जिस तरीके से कन्फ्रंटेशन सामने आ गई, नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर कर दी और उसके बाद मुल्क को या हमारे इदारों को उस दहाने पे खड़ा कर दिया जहां पर पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट सामने आ गई। किस एस्टैब्लिशमेंट के? हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के सामने, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को सामने ला के अब कोई जी शऊर इंसान ऐसा किसी मुल्क में कर नहीं सकता कि वो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को सामने ला के खड़ा कर दे। मुल्क, आपकी फौज जो है वो तो आपकी अपनी है, आपके मुल्क की फौज है, उसके खिलाफ आप किस तरीके से एक महाजराई खड़ी कर सकते हैं मुल्क के अंदर? तो आपके सियासी मकासद के लिए आपको सियासी रास्ते और सियासी चीजें ढूंढनी चाहिए थी, चेंज जाए कि आप लेकिन मसला क्या हो रहा है? मसला ये है कि इस वक्त जिस किस्म के इनर हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर और रीजन के अंदर हमारे बॉर्डर्स के ऊपर और बॉर्डर्स के बाहर जो हालात हैं, उसके अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी या जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, कोई सियासी इस्तेहकाम रहे। ये जो शोर शराबा और क्यास है, ये भी एक तरह से एक प्रेशर है, प्रेशर जनरेट किया जा रहा है और ये समझ उनको आ रही है कि अगर हम ये करेंगे तो शायद जहां पे फैसले होते हैं मुक्तदर कुव्वतों के पास, तो शायद वहां पर ये प्रेशर आएगा कि जी ये तो पूरे का पूरा सियासी निज़ाम ही उलटने वाला है। दूसरी बात, क्या ऐसी सूरत में फिर हमारा निज़ाम मुकम्मल तौर पे फिर से वापस किसी और वो पहले 3-4 तजर्बों की बुनियाद रास्ते की तरफ चलेगा? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस्तीफे हों ना हों, पहली बात है होंगे ही नहीं, क्योंकि असेंबलियाँ कोई नहीं छोड़ता, सूबाई असेंबली को तो बिल्कुल ही कोई नहीं छोड़ता। मेरा ख्याल है कि कोशिश पूरी की जाएगी कि किसी तरीके से एक इस्तेहकाम की शक्ल रहे और बहुत ज़्यादा उखाड़ पछाड़ ना करना पड़े, ना सियासी पार्टियों के अंदर किसी प्रेशर के नीचे और ना ही हुकूमती निज़ाम के अंदर, ताकि ये कम से कम 3 साल का अरसा जो बहुत मुश्किल आने वाले दिनों में उससे हम आसानी से गुजर सकें। ठीक है, मगर शिदात चौधरी साहब, ये जो है कि एक नई पार्टी बनते हुए नजर आ रही है, इस बात के कितने कवी इम्कानात कह सकते हैं हम? देखिए असल में जो सबसे बड़ा चैलेंज नवाज शरीफ साहब ने लॉन्च किया है वो अपनी पार्टी के लिए लॉन्च किया है उन्होंने। वो देखिए पाकिस्तान की अफवाज अपनी जगह पे कायम है। आपको शिकायत यह है कि वो आपकी सियासत में अमल दखल देते हैं या सियासी निज़ाम में अमल दखल। आप सियासी निज़ाम में अमल दखल उनसे पहली बात है करवाएं ना, दूसरी बात है कि स्पेस बिल्कुल ना छोड़ें जहाँ पे उनको मजबूरी पड़ जाए कि उनको दमल दखल करना पड़े। आप इतना बेहतरीन अपना सियासी निज़ाम चलाएं, गवर्नेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन बहुत अच्छी होगी, तो कौन काफिर चाहेगा कि अपना काम छोड़ के एक और काम अपने सर पे उठा ले? मेरा ख्याल है कि ऐसी चीज़ हरगिज़ नहीं होगी। तो अगर ये चीज़ हो रही है तो फिर तो इसलिए इनको तो कोई ख़तरा नहीं है। ख़तरा उन्होंने लॉन्च किया है अपने सियासी कल्चर के अंदर, जहां पर सब लोग कह रहे हैं कि ये जितनी हुकूमतें आती हैं वो असल में इसी रास्ते से आती हैं। नंबर 2,
अपनी पार्टी के अंदर मसाइल खड़े कर दिए, जहां पर आज शहबाज शरीफ साहब को डिफेंड करना पड़ रहा है अपने लीडर की स्टेटमेंट को, और वो कहना पड़ रहा है कि उनका ये मतलब नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी पार्टी के अंदर 2 या 3 सोचें हैं। दूसरी बात, क्या नवाज शरीफ साहब ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि वो वापस नहीं आएंगे? उन्होंने फैसला कर लिया है, इसीलिए वहां पे बैठ के उनको आसानी के साथ ये बातें करने का एक मौका मिल जाता है, या इस किस्म के हमले लॉन्च करने का मौका मिल जाता है। क्या उनकी बेटी का रोल अब नहीं रहा पार्टी के अंदर, या बहुत कम होने जा रहा है, या कम हो गया है, या उन्होंने वापस आना है? तो मेरा मतलब कहने का यह है कि जहां पर यह पैगाम भी दिया जा रहा हो कि मुझे अपने और हमें अपने वालिद को डिपेंड करने की एक मजबूरी है, वरना हमारी सोच इस तरह की नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये रास्ते भी आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिश होंगे। पार्टी इतनी बड़ी तो तब्दीली नहीं आएगी, अलबत्ता मुझे ये नजर आता है कि PMLN के अंदर जो चेंज ऑफ लीडरशिप है उसके इम्कानात अब बहुत ज्यादा रोशन हो गए हैं। अब ये जब कोई भी आता है तो किस तरीके पे लेके चलता है, ये उनका अपना फहम है, और उस फहम के हिसाब से, अपने विजन के हिसाब से, तो वरना फिर पार्टियां अगर ऐसे ही रहेंगी तो फिर सियासत भी ऐसी ही रहेगी। ठीक है, यानी लीडरशिप की तब्दीली के इम्कानात हो सकते हैं। हारून साहब, ये जो बात है शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक, एक तो शेख साहब ने प्रेडिक्शन ये की थी कि शीन लीग अलग हो जाएगी, शहबाज शरीफ साहब अपनी एक अलग से पार्टी बना लेंगे। अगर हम 1 मिनट के लिए सोच लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, तो शहबाज शरीफ साहब बरमला ये कह चुके हैं कि मुल्क में कभी भी कुछ हुआ वो मुल्क से नहीं भागे, वो मुल्क से फरार नहीं हुए। तो इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर अब शीन लीग हमें नजर आएगी। शहबाज शरीफ साहब कई दफा मुल्क से भागे। जब 93 में मोहतरमा की हुकूमत आ गई तो अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली में कौन था? चौधरी परवेज इलाही थे, वो भाग गए थे। इसके बाद वो भाग के जद्दा, अगरचे वो चाहते नहीं थे लेकिन खानदान का बहरहाल उन्हें साथ देना था, वो जद्दा गए और भी कई मौके पर उन्होंने राह फरार इख्तियार की। वो सिचुएशन का मुकाबला करने वाले आदमी नहीं है। वो बीच में रह के भाई को भी खुश रखते हैं और दूसरे लोगों को भी खुश रखते हैं। मैं जो बात कहना चाहता था वो चौधरी शहजाद साहब ने कह दी। जी जी ठीक है, चले मैं ब्रेक की तरफ चलती हूं। लीडरशिप होगी, चेंज ऑफ लीडरशिप। ये पार्टी है नहीं एंटी एस्टेब्लिशमेंट, ये सड़कों और बाजारों में हंगामा करने वाली पार्टी ही नहीं है। इसकी तश्कील इस तरह नहीं हुई। इसमें लीडर हैं और इसमें वोटर हैं, इसमें कारकुन नाम की कोई चीज पाई ही नहीं जाती। खुद देखिए साद रफीक ने कहा था इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए, बार बार उन्होंने कहा, बाद में गालिबन उन्हें चुप करा दिया गया कि मियाँ नवाज शरीफ की पेशी होती है या कोई और मौका होता है तो 2000 आदमी तो हम सारी कोशिश करके जमा नहीं कर सकते, जबकि गाड़ियों की भी कोई कमी नहीं, सरमाए की भी कोई कमी नहीं, ताजर इनके साथ हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट इनके साथ हैं, इसलिए ये टैक्स चोरी के हामी हैं, हमेशा उन्हें मराद देते। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे एक ब्रेक की तरफ, हारून साहब एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। तो तर्ज सियासत के ऊपर तो बात चल रही थी, मगर तलाल चौधरी तशद्दुद के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसने ख़वातीन के सियासत में किरदार के हवाले से कई सवालात खड़े कर दिए हैं। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ इदारों को मुतनाज़ बनाने के हवाले से या मुतनाज़ कहने के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। सियासत से मुतालिक बात चल रही है। हारून साहब, तलाल चौधरी साहब से मुतालिक गुज़िश्ता प्रोग्राम मुकाबिल में भी हमने बात की थी। जो मामला सामने आ रहा है वो बड़ा अजीबोगरीब सा है। ख़वातीन से मुतालिक जिस किस्म की बातें हो रही हैं, फिर अब PTI भी उसमें कूद गई है। PTI की तरफ से फैज़ुल हसन चौहान साहब अजीबोगरीब सी बातें कर रहे हैं, नून लीग की तरफ से उस्मा बुखारी साहब अजीबोगरीब सी बातें कर रही, इमरान खान साहब से मुतालिक। जो ख़वातीन से मुतालिक एक सियासत में उनका रोल है, किरदार है, ये था क्या, बन क्या गया, इसकी शक्ल कैसी हो गई है? देखिए, ये जो जनरल मुशर्रफ ने फैसला किया था ये बड़ा तबाहकुन साबित। बर्रे सगीर की सियासत में मुस्लिम खातीन का किरदार इतना रोशन, इतना ताबनाक रहा है, इतनी जबरदस्त मिसालें हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में कम होंगी। मसलन तहरीक खिलाफत जो है उसमें जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर का और दूसरे लोगों का जिक्र तो आता है, मौलाना शौकत अली का, अबुल कलाम आजाद, बहुत से लोगों का, लेकिन
इसके पीछे एक खातून थी जिसके गीत गाए जाते थे पूरे बर्रे सगीर में, बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो, और इस कदर तकरीम से उनका नाम लिया जाता था गोया वो पूरे मुस्लिम बर्रे सगीर की मां। दूसरी खातून थी मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जनाब, उन्हें तो खिताब ही मादर मिल्लत का दिया गया। उनके बारे में अगर आप पढ़ें मुख्तलिफ तहरीरें जो लिखी गई हैं, तो वो कहती थी, अपनी जो खातून उनके साथ काम करती थी उनसे वो कहती थी कि लिबास नहायत बावकार होना चाहिए, इंतहाई बावकार लिबास पहने, और इसका ख्याल रखती थी। वो खुर्शीद साहब के सदर बने आजाद कश्मीर के, उनके अहलिया ने उनके बारे में लिखा है। पूरी जिंदगी उनकी इतनी उजली, इतनी पाकीज़ा और साफ सुथरी थी कि 64 में सारी अपोजिशन के तमाम लीडर बशमूल उलमाए कराम के मौलाना मौदूदी के उनकी खिदमत में हाजिर हुए नवाबजादा नसरुल्लाह खान को, और उनसे दरख्वास्त की कि वह अयूब खान के खिलाफ लड़े। बेगम सलमा तसद्दुक हुसैन थी, और कई नाम मुझे याद आ रहे हैं। लेकिन ये जो फैसला किया गया कि इनके इंतखाब मर्दों पे छोड़ दिया, बेगम आबदा हुसैन थी, मलिहा लोधी थी, वहाँ नहायत शानदार उनकी परफॉर्मेंस थी, और भी आपको भी बहुत से नाम याद आ रहे होंगे, रफ्तार तो शायद मुझे भी कुछ याद आ जाए। अब ये जो मर्दों पे छोड़ दिया गया कि ये इंतखाब करेंगे जी, पहले तो 50% कह रहे थे, फिर गालबन 33%, 30% कितना कहा, उसमें अच्छी खातून भी है। देखिए बराबर क्यों नहीं लड़ने देते इलेक्शन खातून को, 20%, 15% जितना कोटा तय कर लें, उनकी बतदरीज तरबियत होगी। बड़ी अच्छी खातून हमारी असेंबली में आई है, तो बड़ा उम्दा किरदार उन्होंने अदा किया है। आबदा हुसैन वहां रही जब तक अक़वाम मुत्तहिदा में, तो बड़े ही मुश्किल हालात में बड़ा मुस्बत किरदार उन्होंने अदा किया। अब ये जो इंटरेक्शन होना शुरू हुआ है, मेरे पास 10 वाकयात हैं, मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप कहें मैं पढ़ के सुना दूं कि मुस्लिम लीग नून के वजीर आला जनाब शहबाज शरीफ ने 10 वाकयात का नोटिस लिया जो नून लीग के लीडरों, MNA और MPs के बारे में इसी किस्म की शिकायत थी, और कोई वाकया अपने अंजाम को नहीं पहुंचा। अब देखिए आज इस मौजूद खातून ने शिकायत किया है कि मेरा नाम लिया जाता है और मेरी तौकीर का ख्याल नहीं रखता। बात तो उनकी ठीक है, आपके पास क्या किसी शख्स के पास कोई सबूत है कि कोई जरा सी भी अदना हरकत उन्होंने की है? वह मामला तो खराब किया इन्होंने अपना तलाल चौधरी साहब ने, और भागे हॉस्पिटल से। ये सिर्फ इल्जाम की बात नहीं है, हमने चेक किया, वहां से भागे बगैर बिल दिए हुए। बिल गालबन बाद में दिया, बयान देने के लिए तैयार नहीं है। दोनों ने 15 पर टेलीफोन किया। अब पुलिस उसमें मुदाखलत कर रही है, नहीं करनी चाहिए, करना चाहिए ये काम। नून गौर उन्होंने मोहतरमा ने फोन किया, मोहतरमा मरियम नवाज ने राना सनाउल्लाह को, जब मेरी मालूमात के मुताबिक उन्होंने नहीं सुना, और धड़ेबंदी है, और कुछ लोग उनकी अपनी पार्टी के इसको उछाल रहे हैं। करना ये चाहिए कि पार्टी खुद इसका नोटिस ले और खुद ही इसका फैसला। ठीक है, ठीक है। शिदात चौधरी साहब, आप इसके ऊपर क्या इजहार करेंगे? बुनियादी इख्तलाफ कहाँ पे है मेरी नज़र में? बुनियादी इख्तलाफ है कि आपका जो सिस्टम है सियासत का, उसके अंदर काबिलियत की बजाय आपका जो ताल्लुक है, जो आपकी ट्राइबल कनेक्टिविटी है, कनेक्शन जो हैं, ये आपको सीटों में लेके आते हैं, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरतें हैं। जहाँ पर आपकी काबिलियत नहीं समझी जाती और आपको ताल्लुक की बिना पे जगह मिलती हैं नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली क्या है? आपके पूरी कौम का, 22 करोड़ अवाम का कलेक्टिव विजडम है। ये सोचने का एक इतना क्रीम है ये, जो कि जिसको सोचना चाहिए अपने कौम के रस्ते और कौम की मुश्किलात का हल और कौम के मुस्तकबिल का विजन। वहाँ पे जिस किस्म के लोग बदकिस्मती से हमारी सियासी निज़ाम के अंदर आते हैं, जो निज़ाम है उसके अंदर बदकिस्मती से ऐसे ही मर्द और ऐसी ख़वातीन भी आ जाती हैं जो कि अपने तल्लक की बिना पे पहुँचती हैं, ना कि काबिलियत की बिना पे। एक और चीज़, हमारे यहाँ मर्द का जो एंटाइटलमेंट का एक कॉन्सेप्ट है कि मर्द एंटाइटल, उसके वो अपनी एंटाइटलमेंट समझता है, फिर वो MNA बन जाता है तो वो और ताकतवर हो जाता है, झंडा भी लहराता है और वो कहता है कि मैं तो किसी को कुछ समझता नहीं। ये जो ताकत का जो नशा है, जो एंटाइटलमेंट है, वो फिर उससे वो कुछ काम करवाता है जो कि बदकिस्मती से कई मरतबा इस तरह की एम्बैरेसिंग पोजीशन में भी आ जाता है। और वो जो खवातीन साथ होती हैं, कहते हैं कि इस किस्म की गुफ्तगू कई दफ़ा नेशनल असेंबली में हो रही होती है जो कि बदकिस्मती से। देखिए, एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? एम्पावरमेंट का मतलब है तालीम। तालीम के साथ आप लड़कों की लड़कियों को एम्पावर करें, ज़रूर करें, बड़ा अच्छा किया आप लेके आए, लेकिन खुदारा
वो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर लिस्ट बनानी है वो काबिलियत की बुनियाद पे बनाइए, ना कि ताल्लुकात की बुनियाद पे बनाइए, ताकि अच्छे लोग आएंगे, कॉन्फिडेंट सॉलिड लोग होंगे तो उनको कोई ग्रांटेड भी नहीं कभी ले सकेगा। सही, बिल्कुल आपने बजा फरमाया है। कल अपने प्रोग्राम मुकाबिल में इदारों को मुतनाज़े कहने के हवाले से जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब के बारे में बात की थी, उसका फॉलोअप भी देंगे। इस वक्त जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब जो कि तज्ज़ियाकार भी हैं, साबिक वज़ीर दिफा भी रहे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोग्राम मुकाबिल का हिस्सा बनने के लिए। सर, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अभी ये क्लिप भी आपका हमने सुनवाया, आपको क्यों ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट आपने तमाम इदारों का नाम लिया, क्यों आपको ऐसा लगता है कि तमाम के तमाम इदारे जिसके ऊपर इन्हिसार हो सकता है हमारे सिस्टम का, वो मुतनाज़े हो चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इजाजत दें तो सिर्फ आपके सामीन नाज़रीन को एक जुमला मैं बोलना चाहूंगा ताकि उस पर गौर कर सकें। जी सर। ये शाम में क्या हुआ, ये यमन में क्या हुआ, ये लिबिया में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, अफगानिस्तान और फिर ईरान में, और ये क्या ये एक चांस है कि ये तमाम ममालिक जो है ये मुसलमान ममालिक हैं और अब प्रेशर पाकिस्तान पर है, तुर्की पर है, बाद में शायद मलेशिया पर भी हो। इन तमाम मुल्कों को तोड़ने के लिए, इन तमाम मुल्कों पर काबू पाने के लिए कौन सा तरीका तैयार किया गया? अवाम को हुकूमतों के खिलाफ खड़ा किया गया, अदारों को आपस में उनके आमने सामने लाया गया और इस तरीके से अंदरूनी तोड़ फोड़ पैदा करके फिर बाद में उन पर कब्जा कर लिया गया। ये बिल्कुल सामने की बात है, मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा। जो लोग रह गए हैं मिडिल ईस्ट में उन पर और तरीके से आपको पता है कि जैसे भी है, जिनको ये कह दिया जाए कि आप एक हफ्ता भी हमारे बगैर नहीं रह सकते, तो इससे आगे मैं क्या बात करूं। बात यह है, मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो इल्म रखने वाले लोग हैं, हमारे जो बाशऊर लोग हैं, हमारे जो अवाम है, इस बात को समझे कि आपके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। ये क्या ऐसा कभी नहीं हुआ कि पार्टियां इस कदर उसका शिकार हो, तरक्की का और इतना जहर हो कि ऐसे लगता है कि जब एक आएगी तो दूसरे को मलियामेट कर दे। और दूसरे जितने इदारे मैंने नाम लिया वो साफ है, कुछ को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया, हालांकि वो उसका कोई ऐसा उन्होंने काम नहीं किया। वो कहते भी हैं कि हम इसमें नहीं मुलव्वस होना चाहते, लेकिन कुछ अपने वजूहात की बिना पर, कुछ बैरूनी वजूहात की बिना पर, तो ये सूरत हाल है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर हम सब जितने अदारे हैं एक एक कदम पीछे हटें और मैं सिर्फ एक उनमें से बात कर रहा हूँ कि सिर्फ एक अपना जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लें। मिसाल के तौर पे फौज इस तासुर को खत्म करे कि वो अपने मैंडेट से आगे जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से आगे। ये तासुर सही है या गलत है, इसको खत्म करने की जरूरत है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं मारूसी सियासत से तौबा करें। अभी जो बात कर रहे हैं कि ये पार्टियां इकट्ठी होंगी, उसमें मैं ये समझता हूँ कि इन खानदानों से जान छुड़ाएं। ये जोंकों की तरह इस मुल्क के ऊपर सवार है और इन पार्टियों के ऊपर सवार है। नई क़यादत आ गया है और आगे आके बातचीत करे। जो जुडिशरी है वो खुद ये सोचे कि सारे 98% जो सीनियर जजेज हैं हायर जुडिशरी के, सारे लेटरल एंट्रीज आए हुए हैं। वो वही वकील है जो कभी एक पार्टी के साथ थे, कभी दूसरी पार्टी के साथ थे। अभी वो कैसे फैसले करेंगे, ये सोचने की बात है। नीचे से पूरा काडर बनाए, लेकर आए। और मीडिया जो ये कहता है कि जी हमें हर बात कहने की इजाजत होनी चाहिए, ये बात गलत है। अगर वो कोई गलत बयानी से काम लेंगे उसको उनकी सजा मिलनी चाहिए। यहाँ तबसरा वो कर सकते हैं, लेकिन हकायक को तोड़ मरोड़ नहीं सकते। उसके अलावा जब तक आप इस मुल्क को छोटे मैनेजेबल सूबों में तकसीम नहीं करेंगे, आप यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। आपको पुलिस और जो अपनी ब्यूरोक्रेसी है उनको कोई कवर देना पड़ेगा, उनकी बहाल करनी पड़ेगी, उनका जो कॉन्फिडेंस है, तब जाके ये काम होगा। ये तमाम काम करने के लिए हमें इकट्ठे बैठकर इन सब अदारों को चाहिए कि पहले इस पे गौर करें जो मैं कह रहा हूँ, और उसके बाद इसका कोई हल निकालें। इसके बगैर मुल्क जो है तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं जा सकता। साहब माफ कीजिएगा, कथा कलाम होता है। आपने तमाम बुनियादी नुकात बयान कर, लेकिन कहा यह जाता है कि सियासत एक आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है। मुझे मालूम है आपने कुछ काम किया है, किए हैं, लोगों से राब्ते किए हैं, बहुत अच्छा एनालिसिस भी शायद आपने मुकम्मल कर लिया हो जो बहुत बेहतरीन हो। प्रैक्टिकली ये किस तरह पॉसिबल होगा, कैसे बिगनिंग होगी, क्या इसके लिए काफी वक्त मुयस्सर आ सकेगा, क्या ये जल्दी हो सकेगा या काफी वक्त लगेगा? ये इसमें पहली बात तो ये है कि मैं क्यों समझता हूँ कि ये हो सकेगा। जो ही सबको एहसास हो जाएगा, जो कि ज्यादातर हो चुका है और थोड़ा सा मेरा ख्याल और टाइम लगेगा, सबको एहसास हो जाएगा कि ये जामिद और साकित सब खड़े हैं। अब एक खास ऐसा टाइम आ जाएगा कि कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि जो अवाम है वो हैरत ज़दा है
अगर कोई पार्टी ये समझती है कि अवाम उनके पीछे लग के कोई बहुत बड़ा काम कर देंगे तो उसके भी इम्कानात जो है वो बिल्कुल नहीं है। होगा कैसे, जो आपने सवाल पूछा है उसका अव्वल तो इसको डिबेट करने की जरूरत है। मेरे नजर में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है इसको डिबेट करने के लिए। उसमें कोऑप्टेड मेंबर्स बुलाने की पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बुलाएं, जो ऐसे नुमाइंदे बुलाएं, मीडिया के जो सबसे सीनियर पुलिस अफसर को बुलाएं, सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को बुलाएं, और जो भी इसमें और वो समझते हैं, और बैठ के पहले इस पर बात करें कि वाकई ये सिचुएशन ऐसी है और क्या हम सबको अपने आप को रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो मैं सिर्फ रिकंसिलिएशन और ट्रुथ कमीशन की बात नहीं कर रहा, मैं रिकंसिलिएशन, ट्रुथ और रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ। उस पर अगर ये हो जाए मुतफिक तो मेरा ख्याल। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जनरल ट्राई नईम खालिद लोधी साहब मौजूद है। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। शिदात चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके भी कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो CPAC किस तरह से एक गेम चेंजर है, इससे मुतालिक बड़ी तफसील के साथ बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए जनरल ट्राई आसिम सलीम बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। CPAC से मुतालिक बात होने जा रही है। यकीनी तौर पे एक गेम चेंजर है और कहा यह जा रहा है कि मुल्क की तरक्की की कई ऐसी राहें हैं जो खुलेंगी, बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिससे इस वक्त मुल्क की मईशत गुजर रही है, उनको कंट्रोल किया जा सकेगा। इस वक्त जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब, चेयरमैन CPAC अथॉरिटी, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। हारून रशीद साहब भी हमारे हमरा मौजूद हैं। सर, CPAC के मुतालिक यकीनी तौर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका नॉलेज होना ज़रूरी है और यकीनी तौर पे कोशिश करेंगे आपसे इस मुख्तसर से वक्त में वो तमाम नॉलेज हासिल कर सकें। इस वक्त CPAC से मुतालिक एनर्जी सेक्टर, खासतौर पे पाकिस्तान में इस वक्त चूंकि एनर्जी का बहुत बड़ा क्राइसिस है, एनर्जी सेक्टर के लिए कितना बड़ा काम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और कितनी देर के बाद उसके समरात हमें नजर आना शुरू हो जाएंगे? जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल सही कहा कि CPAC एक गेम चेंजर है। एनर्जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत सारे इस वक्त हो रहे हैं और इसके बाद भी कुछ पाइपलाइन में है। तो इस वक्त हालत तो ये कि जो हमारी एनर्जी का शॉर्टफॉल था वो तो बहुत हद तक वो पूरा हो गया, लेकिन आगे जो बाकी के मसाइल हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के मसाइल हैं, इस वक्त गवर्नमेंट बड़ा सीरियसली उनमें देख रही है। सो बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि जो एक डेफिशिएंसी थी पावर की मुल्क में, एक बहुत बड़ा वॉइड था, वो भी पूरा हो रहा है। और मैं यहाँ पर ये कहना बड़ा जरूरी समझता हूँ कि अभी इस हुकूमत ने जो इम्पोर्टेड कोल से बहुत ज्यादा फोकस शिफ्ट किया है टुवर्ड्स पन बिजली, हाइड्रो पावर, और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि 2 बहुत बड़े पावर प्रोजेक्ट साइन हुए हैं विद चाइनीज कंपनीज। एक 1320 मेगावाट का कोहाला में और दूसरा 701 मेगावाट का आजाद पर। तो इसी तरह आपने देखा दयामीर भाषा डैम के ऊपर काम शुरू हो गया, नीचे दासू डैम के ऊपर काम शुरू हो गया, मोमन डैम के ऊपर काम शुरू हो गया। सो इस वक्त जो फोकस है वो बहुत ज्यादा पन बिजली की तरफ है और साथ ही साथ फोकस हमारे थर के पावर प्लांट्स की तरफ भी है, जिसका मतलब ये है कि अभी जो पानी से बिजली बनेगी और अपने कोल से बनेगी, इसकी वजह से लॉन्ग टर्म इंशाल्लाह कीमतें भी काबू में आएंगी और बिजली की कमी हमारे पास नहीं। ठीक है जी, आप बात करना चाह रहे हैं? जनरल साहब, गुजारिश ये है कि बिजली की पैदावार तो हो गई पूरी, लेकिन सूरत हाल ये, जैसे आपने खुद इशारा किया, तरसील का, डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम ठीक नहीं है, उसे बेहतर बनाना है। कराची जो हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल मरकज है, वहाँ बिजली की शॉर्टेज है और कराची इलेक्ट्रिक के मसाइल हल नहीं हो रहे। तो ये मसले कब हल होंगे? क्या इसके लिए कोई बिगनिंग हुई है? जी बिल्कुल, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी हाई पावर्ड मिनिस्टेरियल कमेटी बनाई है। मैंने खुद कई मीटिंग्स अटेंड की हैं, वो खुद इसको चेयर करते हैं, लीड भी कर रहे हैं और इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि ओवरऑल पूरा जो हमारा पावर सेक्टर है
उसकी रीस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म हो जाए, और साथ जैसा आपने पॉइंट आउट किया कराची इलेक्ट्रिक का, के इलेक्ट्रिक का, उसके ऊपर उनका फोकस है। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में भी असद उमर साहब कराची गए हुए थे, इसी सिलसिले में उनके साथ बातचीत हो रही है और इंशाल्लाह इसका भी वो हल निकालना चाहते हैं। क्या अगले साल के आखिर तक हम ये तवक्को रखें कि हमारा बिजली का निज़ाम हमवार हो जाएगा, खास तौर पर कराची में? और ये जो रोज शिकायत हैं, और उसमें सबसे अहम जो चीज़ है जिसे हम भूल ही जाते हैं अक्सर, वो बिजली चोरी है। 20-30% तो बिजली चोरी होती है। क्या उसके लिए भी कोई निज़ाम वज़ा किया जा रहा है? बिल्कुल हारून साहब, असल में मैं तो आपको सीपैक और उससे रिलेटेड जितने पावर प्लांट्स हैं उनका बता सकता हूं। मेरा ख्याल ये है कि टू बी फेयर इसके लिए कोई टाइम फ्रेम राइट नाउ देना मुनासिब नहीं होगा, बट ये जो आप बिजली की चोरी की बात कर रहे हैं इसके ऊपर डेफिनेटली गौर हो रहा है। और जैसे मुझे भी हिदायत की गई, और हम भी एक मीटरिंग सिस्टम एक चाइनीज कंपनी के साथ देख रहे हैं, जो किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्को किसी एक में वो पहले ट्राई होना है पायलट प्रोजेक्ट, और उसके साथ ये होगा कि चोरी बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगी। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी कंसिडरेशन में हैं, बट इसके क्या तरीकाकार क्या होगा उसका नामुमकिन कर सकते? सॉरी, किसका तरीकाकार? बिजली चोरी रोकने का तरीकाकार क्या होगा? देखिए, आप आजमाना चाहते हैं जी, जो मैं आपको कह रहा हूँ वो तो ये है कि वो कंप्यूटराइज मीटर्स हैं जो लगे हुए होंगे। जब आपका, जैसे अभी आपको पता है कि एक ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जा रही है जो साउथ से नॉर्थ आ रही है अप टू लाहौर, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसके साथ बहुत ज्यादा रास्ते में जो लॉसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे। उसके बाद जो विद इन द डिस्को जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी है विद इन द सिटीज मेट्रोपॉलिटन, उसके लिए ये जो स्मार्ट मीटरिंग का सिस्टम है उसको कंसिडर किया जा रहा है। बट उसके अलावा और बहुत सारे काम हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है वो इस पे पहले बहुत ज्यादा गौर भी कर रही है और ट्रायल्स भी कर रही है। उन्होंने कुछ रिजल्ट्स हासिल भी किए हैं। मेरा ख्याल है ये बेहतर होगा कि जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हैं वो इस चीज के बारे में वो खुद आपको। ठीक है सर, मैं आपसे एक सवाल, दो चीजों के बारे में लोग बहुत बेचैन है जानने के लिए। एक ये कि ML1 पे प्रैक्टिकली कब काम शुरू होगा और कब मुकम्मल होगा, और दूसरा ये है कि सक्खर से हैदराबाद मोटरवे जो है ये कब मुकम्मल होगा। जी हारून साहब, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है और इस गवर्नमेंट के ये प्रायोरिटी के काम है। पहले मैं आपको ML1 का बताता हूँ। ये 1870 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है पेशावर से लेके कराची तक, और आपको पता है कि ये हमारे रेलवे के निजाम को बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर देगा, तब्दील कर देगा। अभी इस वक्त हालत ये है कि बड़े सालों से जो काम रुका हुआ था उसके पिछले एक साल में बड़े फास्ट ट्रैक में सारे उसके अप्रूवल्स कंप्लीट हो गए। इस वक्त ये स्टेज है कि चाइनीज गवर्नमेंट, NDRC, उनकी रेलवे की मिनिस्ट्री के साथ इस वक्त फाइनेंसिंग की बातचीत हो रही है, टर्म शीट एक्सचेंज हो गई। तो ये जब सारा कुछ तय होगा, मुझे बिल्कुल यकीन है कि अगले साल के शुरू में फिजिकली इस पे काम शुरू हो जाएगा। ठीक ठीक। मैं हैदराबाद मोटरवे आ चुका हूं और आने वाले दिनों में और भी बताऊंगा। लेकिन जो दूसरा काम आपने कहा सक्खर से हैदराबाद मोटरवे, उसकी आजकल टेंडरिंग बिडिंग के लेवल पे पहुंच गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन उसके ऊपर लगी हुई है। हमारे पास चूंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पहली दफा ये वाली इस लेवल की रोड इस इलाके में ये एक डिफरेंट मॉडल पे छूके जा रही है, बिकॉज जो सक्खर मुल्तान मोटरवे थी वो फाइनेंस थी और आपको पता है वो चाइनीज फाइनेंसिंग थी। ये वाला जो सेगमेंट है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में BOT के ऊपर होने वाला है। तो इसके लिए कंपनियां हैं जिन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दी है और आने वाले दिनों में इसकी बिडिंग होगी, इंशाल्लाह ये जल्दी स्टार्ट। ठीक। अच्छा सर, डैम्स कौन कौन से हैं पानी के जिन पे चीन इंटरेस्टेड है, उसका रोल है, और कुछ उसकी तफसील बताएं। कब तक यानी हम ये तवक्को रखें कि कुछ डैम्स पे काम शुरू हो जाएगा, कुछ पे हो रहा है, और क्या तब्दीली इससे आएगी? बिजली के प्रोजेक्ट की तरफ तो आपने इशारा किया।
पानी के जो। मैं हारून साहब इसमें बड़ा क्लियरली ये कहना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज और वापडा डैम्स पे काम कर रहे हैं। आपको पता है जो दयामीर भाषा डैम है वो अभी पिछले 50 साल के बाद इतना बड़ा डैम पहली दफा अभी स्टार्ट हुआ है। उसमें जो 70% वो चाइना पावर आके वो उसमें हिस्सा ले रहा है विद पाकिस्तानी पार्टनर्स। तो ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इससे नीचे दासू डैम है, मोहम्मद का आपको पता है वो जनवरी में स्टार्ट हो गया था। उसके नीचे जो मेरे इल्म में जितने प्रोजेक्ट्स हैं, अगर मैं सिर्फ बलूचिस्तान का आपको बताऊं तो उधर नौलंग डैम है जो झल मक्सी में पता नहीं कितनी वो डेकेड से वो फंसा हुआ है, वो अभी शुरू होने वाला है अगले साल के अर्ली पार्ट में। फिर विंदर डैम है जो हब में है, वो बनने जा रहा है। फिर सुकलेजी डैम है जो कि सनी शुरान नीचे बलूचिस्तान के ईस्ट में है। बुलान डैम के ऊपर बातचीत हो रही है। मांगी डैम कोयटा के साथ शुरू हो रहा है। इसी तरह जो प्लानिंग है इनकी, वो एक सिंध में बहुत बड़ा डैम है जो कोटरी से नीचे सिंध बराज के नाम से है। सो मैं देखता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज और वापडा बहुत मुतहर्रिक हैं और जहां जहां पे भी जरूरत होगी चाइनीज भी फंडिंग के लिए आ सकते हैं, जैसा कि दयामीर भाषा डैम में वो आ रहे हैं ऑलरेडी। ठीक ठीक सर, गवादर वालों को कब पानी मिलेगा? इसलिए कि गवादर में पानी होगा तो शहरी मुतमईन होंगे, एक्सपेंड होना शुरू होगा शहर, एयरपोर्ट बनेगा। कंस्ट्रक्शन जाहिर है समंदर के पानी से नहीं हो सकती। गवादर के मामले में लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी है। जी हारून साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है। गवादर में दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक बिजली और एक पानी। तो आपको पता है कि वहां पर एक 300 मेगावाट का बिजली का प्लांट है, इंशाल्लाह वो उसका तो ऐलान हो जा रहा है। एयरपोर्ट वहां स्टार्ट हो गया है। पानी के लिए वहां पे जो डैम है उनमें अभी इस साल अच्छा पानी है, सावर डैम, शादीकोट डैम, लेकिन वहां पर डीसैलिनेशन प्लांट्स भी शुरू होने जा रहे हैं। इस दफा हमारी गवर्नमेंट ने पीएसटीपी में भी रखा हुआ है और चाइनीज की तरफ से भी एक 5 मिलियन गैलन पर डे का बिल्कुल डीसैलिनेशन का प्लांट है। बट ये वाटर जो अवेलेबिलिटी है गवादर में, ये एक प्रायोरिटी एरिया है और ये हर मास्टर प्लान जो भी गवादर का डिस्कस होता है वो उसमें डेफिनेटली। सर मेरे पास सिर्फ आखिरी 1 मिनट रह गया। 1 मिनट मुझे इजाजत दे सर हारून साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। अच्छा, वक्त खत्म हो गया। जो 2-3 अहम सवाल रह गए फैसलाबाद और रशके के, इंशाल्लाह ताला बाजवा साहब को दोबारा से दावत देंगे। इंशाल्लाह बाजवा साहब आप ज़हमत देंगे, उम्मीद है आप वक्त अनायत करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जनरल रिटायर्ड आसिम साहब सीपैक से मुतालिक हमारे साथ मौजूद थे, उनके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। हारून साहब आपके भी वक्त का शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।